नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पे। और एक हमारे व्यूअर की रिक्वेस्ट थी कि CST एलिमेंट के शेप फंक्शन को फाइंड करने का जो थियरी है उसके बारे में वीडियो बनाई जाए, तो आज मैं वो वीडियो लेके आ गया हूँ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले CST एलिमेंट, जिसका फुल फॉर्म होता है कांस्टेंट स्ट्रेन ट्रायंगुलर एलिमेंट। तो आइए दोस्तों सबसे पहले समझते हैं CST एलिमेंट का क्या फंडा है। तो दोस्तों एक फिगर हमने इधर ड्रॉ करी हुई है जिसमें एक ट्रायंगल है और वो XY कोऑर्डिनेट के अंदर 2D में दिखाया गया है। तो दोस्तों पॉइंट बाय पॉइंट हम समझते हैं कि ये फिगर क्या शो कर रही है। तो सबसे पहले पहला पॉइंट क्या है दोस्तों? पहला पॉइंट हमारा ये है कि जो ट्रायंगल इधर शो किया गया है उसका एलिमेंट नंबरिंग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिखाना होता है। कोई भी CST एलिमेंट का अगर आप एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे हैं तो उसके अंदर नेसेसरी है कि आप ट्रायंगल में एंटी क्लॉकवाइज उसका नोड नंबरिंग या एलिमेंट नंबरिंग करें। तो मैंने इधर 1, 2, 3 एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिखाया हुआ है दोस्तों। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है दोस्तों? कोऑर्डिनेट पोजीशन ऑफ ईच नोड इज शोन इन कार्टेशियन फॉर्म। ये जो पूरा फिगर हमको दिखाया गया है दोस्तों वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर दिखाया गया है, मतलब इसका जो फॉर्म है वो कार्टेशियन फॉर्म है। ये सारे पॉइंट्स आप रिमेंबर रखना क्योंकि इसकी थियरी में आप अच्छे से लिख पाओगे। तीसरा पॉइंट देखते हैं दोस्तों, डिग्री ऑफ फ्रीडम ईच नोड इज 2। तो हम इधर देख पा रहे हैं कि हमारा जो एलिमेंट 1 है उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम, मतलब ये Y एक्सिस में मूव कर सकता है या X एक्सिस में मूव कर सकता है, मतलब ये 2 एक्सिस में मूव कर सकता है। मतलब इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास निकल के आ गया है दोस्तों 2। उसके बाद पॉइंट 4 क्या है? ईच नोड डिप्लेक्स इन U एंड V। इसका मतलब क्या है दोस्तों? मैंने इधर सिंपली ये ड्रॉ करके दिखाया हुआ है कि ये जो x एंड y है, मतलब इसका जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो u डायरेक्शन में और v डायरेक्शन में हो रहा है। तो इसके नोड को डिफ्लेक्शन कहाँ कहाँ हो रहा है? u एंड v में हो रहा है। उसके बाद पांचवा पॉइंट क्या है हमारा? तो इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे ढूंढे दोस्तों? तो सिंपल सा फाइनाइट एलिमेंट का ये सिंपल सा ट्रांसपोज मैट्रिक्स है कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू मैट्रिक्स ट्रांसपोज मैट्रिक्स Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6। ये तो आपको आगे पता ही होगा। उसके बाद दोस्तों छठा पॉइंट हमारा क्या है? तो छठा पॉइंट हमारा है फोर्स वेक्टर फाइंड करना। तो हर एक नोड पे दोस्तों x एंड y डायरेक्शन में कुछ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और कुछ फोर्स लग रहा है। तो अगर मैं एलिमेंट 1 की बात करूं तो आप देख पा रहे होगे दोस्तों कि x डायरेक्शन में Q1 डिस्प्लेसमेंट आ रहा है और फोर्स Fx1 आ रहा है। ऐसा ही सेम टू सेम y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट Q2 है और Fy1 हमारा जो फोर्स लग रहा है। तो फोर्स वेक्टर भी सेम एज ट्रांसपोज के फॉर्म में इधर दिखा सकते हैं हम कि एलिमेंट E का फोर्स वेक्टर Fx1 Fy1 Fx2 Fy2 Fx3 Fy3 का ट्रांसपोज है। उसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट है पॉइंट 7। सो पॉइंट 7 क्या बोल रहा है कि इट्स 2 डायमेंशनल एलिमेंट, जिसका हमने जिक्र पहले भी कर लिया दोस्तों कि डिग्री ऑफ फ्रीडम इसका 2 है, मतलब एक 2D एलिमेंट है। ये CST एलिमेंट एक 2D एलिमेंट है दोस्तों, ये याद रखने वाली बात है, आगे काम आएगी। तो अगर कोई भी 2D एलिमेंट है तो उसका शेप फंक्शन हमको पता चलता है सीधे ही कि लीनियर साउंड करेगा। तो लीनियर शेप फंक्शन इज सूटेबल फॉर CST एलिमेंट। तो इसके अंदर दोस्तों CST एलिमेंट के अंदर अगर हमको शेप फंक्शन फाइंड करना है तो उसके लिए लीनियर शेप फंक्शन ही यूज करा जाएगा क्योंकि ये 2D एलिमेंट है। उसके बाद लास्ट पॉइंट हमारा ये है 8वां पॉइंट, CST एलिमेंट हैज एन आइसोपैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन। आपको मालूम होगा दोस्तों कि आइसोपैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन को कैसे डिफाइन करते हैं, मैं आगे आपको बताता हूँ। तो चलिए दोस्तों अभी ज़्यादा टाइम नहीं गवाते, ये CST एलिमेंट की थियरी इधर ख़त्म करते हैं और आगे बढ़ते हैं इसका शेप फंक्शन कैसे डिराइव करेंगे। तो दोस्तों ये सिंपल सा दूसरा फिगर हमको इधर मिल गया है। दूसरा फिगर क्या बोल रहा है दोस्तों? शेप फंक्शन फॉर CST एलिमेंट, जिसमें हमने ये ट्रायंगल CST एलिमेंट हमने दिखाया हुआ है जिसमें एंटी क्लॉकवाइज हमने एलिमेंट्स को नोट डाउन कर दिया है और एलिमेंट्स के ऊपर x1 y1, जैसे कि 2D में हमको x और y डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन और फोर्स मिल रहे थे तो x1 y1 डिनोट कर दिया है, ये पूरी फिगर है और बीच में एक पॉइंट P है।
जिसका x और y कोऑर्डिनेट है। तो अभी पहला पॉइंट क्या बोल रहा है दोस्तों, कि पहला पॉइंट बोल रहा है कि ये जो फिगर दिखाई गई है वो नेचुरल और ट्रायंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में दिखाई हुई है। ओके, तो आपको ये अंदाजा आ गया होगा, ये मैंने x और y ड्रॉ करके रखा हुआ है जो नेचुरल और ट्रायंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम दिखाता है। उसके बाद पॉइंट 2 क्या है हमारा दोस्तों, शेप फंक्शन एट अ पॉइंट 1 2 3 आर n1 n2 n3। तो सिंपल सा है, हर एक एलिमेंट का एक शेप फंक्शन होता है दोस्तों। तो अगर मैं 1 की बात करूं तो 1 के लिए n1 होगा, 2 की बात करूं तो 2 के लिए n2 होगा, और 3 की बात करूं तो 3 के लिए n3 होगा। अगर p पॉइंट की बात करी जाए तो उसके लिए मैं n ले सकता हूं दोस्तों। अभी तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। इन देयर नोड ओनली 2 आर इंडिपेंडेंट। CST एलिमेंट में दोस्तों 3 जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं उसमें जो 2 नोड्स होते हैं, 2 नोड्स वो ही इंडिपेंडेंट होते हैं। तो ये जो हमको स्टेटमेंट मिल रहा है उसकी वजह से हमको नोड 1 मतलब जो हमारा एलिमेंट 1 है उसके ऊपर शेप फंक्शन की वैल्यू मिलेगी 1, n1 इज इक्वल टू 1 मिलेगा, क्योंकि इसका शेप फंक्शन n1 है। तो n1 का 1 मिलेगा, लेकिन n2 और n3 0 मिलेंगे क्योंकि कोई एक डिपेंडेंट है। तो एलिमेंट 1 पे n1 डिपेंडेंट है तो उसकी वैल्यू 1 मिलेगी, और 2 इंडिपेंडेंट है इसलिए वो 0 0 हो जाएंगे। ऐसे ही नोड 2 की बात करें तो नोड 2 पे n2 डिपेंडेंट है तो n2 की वैल्यू 1 मिलेगी, बाकी सब 0 हो जाएंगे। ऐसे ही नोड 3 पे n3 की वैल्यू 1 मिलेगी और बाकी 0 हो जाएंगे। आशा करता हूँ आपको इतना समझ आ गया होगा दोस्तों। अभी एक और फिगर के माध्यम से हमको ये जानना पड़ेगा दोस्तों कि इसमें जो पोजीशन होती है वेक्टर्स की ट्रायंगल में तो वो कैसे होती है। तो हमने पॉइंट 4 डिफाइन किया है, पोजीशन वेक्टर फॉर ट्रायंगुलर नोड्स। तो इसके लिए आपको ऊपर की ये फिगर देखनी पड़ेगी दोस्तों, जिसमें हमारा जो नेचुरल कोऑर्डिनेट सिस्टम था x एंड y। तो ये जो सिस्टम के ये जो पॉइंट है उसका 0 वाला पॉइंट, उधर से हमारा ट्रायंगल में जो जो एलिमेंट्स दिख रहे हैं 1 2 3 उसका जो डिस्टेंस है उसको हम पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। मतलब ये जो हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसके 0 पॉइंट से ये 2 का डिस्टेंस उसको ये इसका पोजीशन दिखाता है। तो सिंपल सा पोजीशन वेक्टर के लिए हमने इधर वेक्टर का सिंबल डाला हुआ है और जो इसका पोजीशन है उसको x से डिनोट करा हुआ है। तो अगर पॉइंट 1 की बात करें तो 0 से इसका 1 से 1 तक का पोजीशन है x1, और पॉइंट p की बात करें तो x है, 3 की बात करें तो x3 है और x2 है एज इट इज। सो हमने इधर लिखा है फॉर नोड 1 x1, नोड 2 x2, नोड 3 x3 एंड पॉइंट p x है। सो हमारा 5वां पॉइंट शुरू करते हैं दोस्तों। पॉइंट p लाइज इन अ ट्राइंगल। मतलब दोस्तों जो पॉइंट p है वो ट्राइंगल के इनसाइड है तो उसको क्या बोलेंगे, इंटीरियर पॉइंट। और इंटीरियर पॉइंट अगर आपने कोप्लेनर कॉनकरेंट वाली थियरी आपको मालूम होगी तो जो पॉइंट अंदर की तरफ रिसाइड करता है उसको कोप्लेनर बोलते हैं। और उसमें भी लीनियर डिपेंडेंस लीड टू द रिलेशन, इसमें जो भी है वो लीनियर डिपेंडेंसी लग रही है तो उसके हिसाब से हमको लीनियर का जो इक्वेशन है वो हम इधर पुट कर सकते हैं। तो हमने पुट करा सीधा, हमने कुछ कांस्टेंट अज्यूम करे हैं नोड के हिसाब से a1 a2 a3। तो हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, अगर मुझे 0 और 1 के बीच का डिस्टेंस x1 मालूम चल रहा है और पॉइंट p 0 और पॉइंट p का डिस्टेंस x है तो मैं बता सकता हूँ कि अगर x में से x1 बात करूंगा तो मुझे 1 और p के बीच का डिस्टेंस मिलेगा दोस्तों। तो सिंपल सा a1 x माइनस x1 सेम टू सेम x2 के लिए ये डिस्टेंस फाइंड करने के लिए जो x है उसमें से x2 बात करूंगा तो सेम टू सेम a3 के लिए और इज इक्वल टू 0। अभी इसको सिंप्लीफाई करने में हमको मिलता है x वेक्टर जो हमारा p के लिए पोजीशन वेक्टर है, जिसका हमको ये इक्वेशन नंबर 1 मिल गया, a1 x1 a2 x2 a3 x3, वेयर a1 a2 एंड a3 आर कांस्टेंट, जो मैंने पहले ही आपको बता दिया दोस्तों। उसके बाद क्या है कि पोजीशन वेक्टर को अगर सिंप्लीफाई, मैंने जो पहले आपको बताया वो वाले में लास्ट पॉइंट हमारा था कि CST एलिमेंट हैज आइसोपैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन।
तो आइसोपैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन के लिए हमको एक इक्वेशन हम कैसे भी करके उसको लिख सकते हैं। तो पोजीशन वेक्टर हमारा ये मिल गया, a1 की जगह पे हम शेप फंक्शन को रिप्लेस कर सकते हैं। तो a1 की जगह पे हमने n1 डाल दिया, x1 एज इट इज, n2 ये हमारा मिल गया पोजीशन वेक्टर ऑफ ट्राइंगुलर CST एलिमेंट। चलो हमको पोजीशन वेक्टर तो मिल गया, लेकिन दोस्तों हमको तो फाइंड करना है शेप फंक्शन के फॉर्मूलाज। तो हम इसमें आगे बढ़ेंगे। तो आगे बढ़ने में हम देख लेते हैं कि लास्ट में हमने ये डिस्कस किया है कि पोजीशन वेक्टर हमारा इक्वेशन 2 मिला है, जिसमें दोस्तों अगर और ज़्यादा सिंप्लीफाई करा जाए तो हमको मालूम है कि a1 की जगह पे हमने n1 लिखा था। तो अगर n1 का फॉर्मूला फाइंड करना हो तो हमको n1 का फॉर्मूला कुछ इस हिसाब से मिलेगा। दोस्तों आप देखिएगा, n1 इज इक्वल टू a1 अपॉन a1 प्लस a2 प्लस a3, n2 इज इक्वल टू a2 अपॉन a1 प्लस a2 प्लस a3, n3 इज इक्वल टू a3 अपॉन a1 प्लस a2 प्लस a3। सो दोस्तों ये सारे इक्वेशन को देख के हमने सिंपली मालूम चलता है कि ये समेशन है। तो ni इज इक्वल टू ai अपॉन सिग्मा j इज इक्वल टू 1 2 3 a j कैरेट। तो ये जो हमारा फुल फॉर्म इक्वेशन निकल के आया, जो दिखाता है शेप फंक्शन की वैल्यूज पोजीशन वेक्टर के लिए। और हमको मालूम है दोस्तों कि सारे शेप फंक्शन मिला के एक बनता है। अगर इसको भी डिफाइन करना है तो मैं आपको डिफाइन कर सकता हूँ दोस्तों, कि आप देखिए n1 प्लस n2 प्लस n3, तो इनको सम कर दीजिए तो नीचे सब कॉमन है तो वो हो जाएगा सेम टू सेम, और ऊपर a1 प्लस a2 प्लस a3 तो ऊपर और नीचे खत्म हो जाएंगे तो बचेगा 1। तो हमारा n1 प्लस n2 प्लस n3 इज इक्वल टू 1, जो इक्वेशन हमारा 4 निकल के आ गया। आशा करता हूँ आपको इतना समझ में आ गया हो। अभी एक और पॉइंट है कि जो इक्वेशन 4 है वो प्लेन सरफेस दिखा रहा है दोस्तों। ये पॉइंट भी याद रखने वाली चीज है, क्योंकि आइसोपैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन में हमको समझना है कि प्लेन सरफेस बोलते हैं इसको, कि जिसका मतलब ये होता है कि अगर ट्राइंगल को हम, ये जो हमारा ट्राइंगल है सपोज, इसको हम डिस्प्लेसमेंट देंगे, अगर x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट दिया, y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, लेट से ये ट्राइंगल पहले इधर था, उसके बाद वो पहुंच गया इधर, फिर भी वो उसका फॉर्म मेंटेन रखेगा, वो ट्राइंगल ही रहेगा दोस्तों। कोई भी चीज बदली नहीं जाएगी, खाली उसका पोजीशन चेंज होगा, लेकिन पोजीशन चेंज होने के बावजूद वो ट्राइंगल ही रहेगा। इसको बोलते हैं प्लेन सरफेस की कंडीशन। अभी पॉइंट 6 देखते हैं दोस्तों। ड्यू टू आइसोपैरामेट्रिक वी कैन राइट इक्वेशन 2 इन अ स्केलर वर्जन। तो अभी हमारा इक्वेशन 2 क्या था दोस्तों? तो अगर हम गौर से देखें तो पोजीशन वेक्टर था हमारा जो इक्वेशन 2 था। तो अगर उसको हम स्केलर वर्जन में लिखे तो हम स्केलर वर्जन में देखे दोस्तों तो ये फिगर में हमको x एंड y दिखाई दिया था, और CST एलिमेंट की थियरी में मैंने बताया था कि उसका जो डिफ्लेक्शन होता है वो u और v में होता है। तो अगर हम u और v भी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, और x एंड y तो हम इधर x एंड y से लिखेंगे। तो x इज इक्वल टू n1 x1 n2 x2 n3 x3 और सेम फॉर y। ये हमारा इक्वेशन 5 मिल गया, जिसमें दोस्तों आप समझने वाली बात है कि ये इक्वेशन सेम ही है जो हमने पहले डिराइव करा हुआ है, ये वाला पोजीशन वेक्टर। जस्ट डिफरेंस क्या है कि x1 जो हमारा पोजीशन वेक्टर था उसको हमने x और y डायरेक्शन में कंसीडर किया है, बाकी ये सेम फॉर्मूला बन रहा है। इसको बोलते हैं आइसोपैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन। वो आगे भी हम वापस से यूज करने वाले हैं। अभी पॉइंट 7 क्या कहता है दोस्तों? वी कैन ऑल्सो एक्सप्रेस द इक्वेशन इन एरिया कोऑर्डिनेट। ये हमने बात करी थी अभी तक पोजीशन की दोस्तों, ये जो हमने बात करी थी वो पोजीशन की बात करी थी दोस्तों, लेकिन अभी हम बात करेंगे कि ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने का जो इक्वेशन है वो कैसे डिराइव करें। तो हमने वापस से एक फिगर ड्रॉ कर दी है जिसमें ये जो पॉइंट P है वो सारे एलिमेंट को एक एक एरिया में डिवाइड कर रहा है। तो मैं देख रहा हूँ दोस्तों कि ये जो A1 और 2 के बीच का एरिया A3 है, 2 और 3 बीच का एरिया A1 है, और 1 और 3 बीच का एरिया A2 है, और टोटल ट्राइंगल का एरिया A1 प्लस A2 प्लस A3 है। सो दोस्तों शेप फंक्शन तो हमने ये जो निकाले है वही है, ये जो निकाले है वही है। जस्ट
ये जो हमारे कांस्टेंट है उसकी बिहाफ पे हम एरिया लिख देंगे। तो अभी सिंपल सा A1 प्लस A2 प्लस A3 तो हमारा A है, तो इसको और सिंप्लीफाई किया है तो हमको मिला A1 अपन A, A2 अपन A, A3 अपन A। सो हम इसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में डाल सकते हैं दोस्तों। तो हमने ये कर दिया सिंपल सा, हमको एरिया का फॉर्मूला मिल गया 1/2 डिटर्मिनेंट 1 1 1 एक्स आई कैरेट वाई आई कैरेट एक्स जे कैरेट वाई जे कैरेट एक्स के कैरेट वाई के कैरेट। और इधर जो एक्स वाई है ना वो सारे वर्टाइसिस है, इधर जो एलिमेंट के ऊपर हो गए ये है आई कैरेट आई कैरेट, ये हो गए एक्स जे कैरेट वाई जे कैरेट, जिसको बोलेंगे वर्टाइसिस। दोस्तों आशा करता हूँ आपको इधर तक भी समझ में आ गया होगा दोस्तों। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों आगे के उसके आइसोपैरामेट्रिक इक्वेशन के बारे में। तो हमने u और v डिफ्लेक्शन के बारे में बात करा था दोस्तों। तो अभी सिंपली हम समझते हैं ड्यू टू आइसोपैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन डिस्प्लेसमेंट इन x एंड y इज u एंड v। तो हमने खाली x और y को u और v से चेंज कर दिया और x की जगह पे हमारा डिफ्लेक्शन आ गया। जो हमने पहली फिगर देखी थी दोस्तों, ये वाली फिगर, जिसमें आप देख सकते हो कि अगर x डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन हो रहा है तो q1 जितना डिफ्लेक्शन हो रहा है, y डायरेक्शन में हो रहा है तो q2 जितना हो रहा है। और मैंने इधर रिप्रेजेंट करके दिखाया हुआ है कि x डायरेक्शन में u जितना डिफ्लेक्शन हम देख सकते हैं, v भी डिनोट कर सकते हैं। तो हमने सिंपली एक नया इक्वेशन फॉर्म किया, u इज इक्वल टू n1 q1 प्लस n2 q3 प्लस n3 q5। अभी ये जो q1 q3 और q5 भी क्यों आए, तो फिगर में आप देख सकते हो x डायरेक्शन में q1 है, q2 है, q3 है और q5 है। तो ये जो डिफ्लेक्शन हो रहा है वो x डायरेक्शन में, और y डायरेक्शन में q2 q4 और q6। आशा करता हूँ आपको फिगर से अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ये वापस से आइसोपैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन में खाली हमने जो नोटेशन है वही चेंज किए हैं और हमको एक नया इक्वेशन मिल गया। क्योंकि क्या पता आपको ट्रायंगल के कोई भी एग्जांपल में q1 q3 q5 दिए हो और आपको ढूंढना हो शेप फंक्शन, तो ये फॉर्मूला काम आएगा। कुछ ऐसे भी एग्जांपल होंगे कि जिसमें x और y की वैल्यू दी होगी, तो उसमें आपको x और y के लिए वो फॉर्मूला आइसोपैरामेट्रिक फॉर्मूला जो हमने डिराइव करा था वो काम में आ सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे काम में आ सकती है दोस्तों। ये वाले में हमने देखा था कि x वाला सेम टू सेम इक्वेशन है, तो ये याद रखना दोस्तों। उसके बाद क्या है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा गया है कि अगर मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो हमको दो मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स मिलेगा और वेक्टर फॉर्म में डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। ये तो हमको मालूम ही है, हमने पहले ही थियरी में पढ़ लिया था कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा इसका, क्यू ई इज इक्वल टू ट्रांसपोज में था वो, तो ये वाला है वो। और ये हमको ये वेक्टर मिल के आ गया जो हमारा शेप फंक्शन का वेक्टर है। तो हमको इसको सिंप्लीफाई करके लिखना हो तो u इज इक्वल टू एन इंटू क्यू, मतलब n हमारा शेप फंक्शन है, q हमारा डिस्प्लेसमेंट है। तो ये है हमारा शेप फंक्शन का इक्वेशन। और दोस्तों ये ग्लोबल कोऑर्डिनेट सिस्टम की थियरी में यूज करा जाता है, जिधर मैट्रिक्स में n1 और n2 की बातें करी जाती हो। तो आशा करता हूँ इधर तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो जरा सा भी अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों, क्योंकि और रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं आप अगर किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो। अभी लास्ट हम टॉपिक की बात कर लेते हैं दोस्तों CST में, कि ये जो ग्लोबल कोऑर्डिनेट में था ये GCS में था, लेकिन हमको नेचुरल कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसकी इक्वेशन चाहिए। कई बार आपको वैसा एग्जाम्पल पूछा जाता है, तो अगर वैसा चाहिए तो दोस्तों फॉर नेचुरल कोऑर्डिनेट सिस्टम 2D एलिमेंट में हम जाई और ईटा का यूज करते हैं। अगर आपने इससे पहले आगे के 1D एलिमेंट के लिए शेप फंक्शन के इक्वेशन फाइंड करे होगे तो आपको पता होगा उसमें हमने जाई यूज करा था, लेकिन इधर 2D है तो 2 डायमेंशनल के लिए ईटा भी इसमें आ जाएगा, जाई और ईटा का यूज करेंगे। तो अभी हम समझ लेते हैं दोस्तों कि n1 हमारा जाई है, n2 हमारा ईटा है। तो सिंपली हमको मालूम है n1 प्लस n2 प्लस n3 इज इक्वल टू 1 है।
तो n1 की वैल्यू इधर पुट करते, n2 की वैल्यू इधर पुट करते और n3 एज इट इज इक्वल 1। तो n3 को अगर इज इक्वल करते हैं तो 1 माइनस जाई माइनस ईटा, तो n3 भी मिल गया, n1 भी मिल गया, n2 भी मिल गया। तो इसको अगेन x और y वाले आइसोपैरामेट्रिक इक्वेशन हमारे जो हमने पहले ढूंढे थे उसको रखते हैं, जिसमें x इज इक्वल टू n1 की वैल्यू पुट करते हैं, n2 की वैल्यू पुट करते हैं और n3 की। तो हमने इधर जाई डाल दिया है, इधर ईटा डाल दिया और इधर n3 की वैल्यू डाल दी है। और अगर इसको सिंप्लीफाई करा जाए तो जाई x माइनस x3 ईटा x2 माइनस x3 प्लस x3। अभी हमने सिंप्लीफिकेशन के लिए, ये समझने के लिए x1 माइनस x3 को x13 के फॉर्म में डिनोट कर दिया है और x2 माइनस x3 को x23 से डिनोट कर दिया है। और ये हमको मिल गया नेचुरल कोऑर्डिनेट सिस्टम में शेप फंक्शन का इक्वेशन। अभी सेम एज y में भी हम ढूंढ सकते हैं। तो y में ढूंढने के लिए सेम टू सेम फॉर्मूला में n1 n2 n3 की वैल्यू डाली हमने और सेम टू सेम हमको y इज इक्वल टू y13 जाई y23 ईटा y3 जो हमारा इक्वेशन 10 मिल गया है। अभी दोस्तों काम अभी ख़त्म नहीं हुआ, एक और लास्ट चीज़ बाकी है कि ये जो हमने आइसोपैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन दिखाया था वो x और y में था। तो x और y को लेके हमको ये इक्वेशन मिल गया, लेकिन u और v को लेके भी हमको ये फाइंड करना है। तो मैं इसको ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, आप समझ ही गए होगे। u और v में सेम टू सेम इक्वेशन में आप n1 n2 की वैल्यू डालिए और आपको एक फॉर्मूला मिल जाएगा। और ये जो है वो u और v है, वो नेचुरल कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे रिलेट कर सकते हैं वो वाले इक्वेशन है। और ये सारे इक्वेशन आपको एग्जाम्पल में सॉल्व करने को हेल्प कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको CST एलिमेंट की पूरी थियरी समझ आ गई होगी। वीडियो थोड़ी लंबी है बट आराम से अगर पढ़ोगे तो ये बहुत ही आसान सा टॉपिक है। पता नहीं लोगों को क्यों दिक्कत हो रही है। आप स्टेप बाय स्टेप जाइए, पॉइंट बाय पॉइंट पढ़िए तो काम बन जाएगा। और अगर वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगी तो कंसीडर सब्सक्राइबिंग माय चैनल जय प्रियदर्शी। और मिलते हैं अगली एक और नई वीडियो में। अगर आपको कोई भी पॉइंट मिस हो रहा है तो आप कमेंट कर सकते हो, और अगर किसी भी वीडियो का आपको वीडियो चाहिए किसी भी टॉपिक पे तो प्लीज़ मुझे कमेंट में कमेंट करें, मैं ज़रूर से उसको बनाऊंगा आपके लिए स्पेशली। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।